सुनो कहो, आज शाम को क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं? बताओ क्या बात है? बहुत खास बात है। सुनोगे तो उछल पड़ोगे। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है? आज मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं, तो इसमें खास बात क्या है? भैया भी एक सेमिनार में जा रहे हैं, देर रात तक लौटेंगे। तो एकदम बुद्धू हो, कुछ भी नहीं समझते हो। अरे बाबा, मैं आज शाम को घर में अकेली रहूंगी। रीना ने मैसेज करते हुए एक बढ़िया सी इमोजी भेज दी। शैलेश की बांछें खिल गई। तो मैं कब आऊं? शाम को 7 बजे, समझे मेरे भोलेनाथ। और ऐसा करेंगे कि स्विग्गी से ही खाना मंगवा लेंगे और फिर दोनों खूब रोमांस करेंगे। बहुत दिनों से हम मिले भी नहीं हैं ना। आज तुम सारी कसर निकाल लेना। और रीना ने कई सारी किस वाली इमोजी भेज दी। शैलेश खुश हो गया और उसने भी उसी तरह रिप्लाई कर दिया। शैलेश फटाफट तैयार होकर बाजार गया, एक बढ़िया सा बुके लिया और मोगरे के फूलों की एक वेणी ले ली। ठीक 7 बजे वह रीना के बंगले पर था। रीना उसे देखते ही उससे लिपट गई और उसे अपने कमरे में ले आई। दोनों बहुत दिनों बाद मिले थे, इसलिए वे दुनिया भर की बातें करने लगे। शैलेश ने रीना के बालों में मोगरे की वेणी लगानी चाही तो रीना ने उसे रोक दिया। मैं पहले कपड़े बदल आऊं, फिर लगाना। उसने तीखी नजरों से देखते हुए रहस्यमयी मुस्कान बिखेर कर कहा, ये कपड़े भी तो बढ़िया हैं, कहीं बाहर जाना है क्या? हाय राम, तुम कितने बुद्धू हो, कुछ भी नहीं समझते हो। रीना ने एक आंख मारते हुए कहा, बस 2 मिनट रुकना। इधर गई और उधर आई कहते हुए रीना दूसरे कमरे में चली गई। जब वह वापस आई तो उसने एक ट्रांसपेरेंट नाइटी पहनी हुई थी। उसे इस ड्रेस में देखकर शैलेश ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। अरे ऋषि महाराज, इधर देखो, एक अप्सरा आज आपकी तपस्या भंग करने के इरादे से आई है और आप नीची गर्दन किए बैठे हैं। क्षमा करना रीना, मैं इस तरह तुम्हारी ओर देख नहीं सकता हूँ। तुम उन्हीं कपड़ों में सुंदर लग रही थी। पता नहीं ये क्या पहन लिया है। अरे ओ संत महाराज, अब किसका इंतजार कर रहे हो? हलवा सामने है और फिर भी मुंह फेर रहे हो। मेरा भी किस बुद्धू से पाला पड़ा है। और कोई होता तो पता नहीं अब तक क्या क्या कर लेता वहाँ। पर तुम तो ठहरे सतयुग के अवतार। अब रासलीला शुरू करते हो या फिर मुझे ही कृष्ण बनना होगा? शादी से पहले ये सब ठीक नहीं है रीना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। शैलेश नीची नजरें किए हुए बोला। अब रीना को गुस्सा आ गया। लगता है कि तू मर्द ही नहीं है। जब ये सब नहीं करना था तो फिर तू यहाँ आया ही क्यों? बातें तो चैट से भी कर ही रहे थे ना। चल निकल साले, अभी की अभी। रीना का वह रौद्र रूप देखकर शैलेश डर गया था। रीना उसे पीछे से धक्का देने के लिए जैसे ही तैयार हुई, इतने में मेन गेट खुलने की आवाज आई। रीना ने खिड़की से देखा तो वह कांप गई। ओ भैया आ गए, जल्दी से कहीं छुप जाओ वरना भैया देख लेंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। शैलेश को ऐसी कोई जगह नजर नहीं आई जहां वह छुप सके। इतने में रीना का युवा भाई शरद कमरे में आ गया। शैलेश को देखकर शरद गुस्से से लाल पीला हो गया और उसने कड़क कर रीना से पूछा, कौन है यह और यहाँ क्या कर रहा है? रीना डर के मारे थर थर कांपने लगी। उससे कुछ बोला नहीं गया। मैंने पूछा कौन है यह? इस बार शरद एक एक शब्द चबा चबा कर बोला, मैं इसे नहीं जानती, कभी देखा नहीं इसे। रीना डर के मारे बोल गई। क्या सचमुच नहीं जानती या कुछ चक्कर चल रहा है? आंखों से अंगारे बरसाते हुए शरद बोला, सचमुच नहीं जानती, आपकी कसम भैया। अब तो कसम भी खाई जा चुकी थी। जब कभी विश्वास संकट में होता है तो उसे बचाने कसम ही आगे आती है। यहाँ भी वही हुआ। कसम विश्वास की ढाल बन गई। कसम से बढ़कर और दूसरा क्या सबूत हो सकता था? शरद अब शैलेश की ओर मुड़ा। क्यों बे गंदी नाली के कीड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में पैर रखने की?
बता तू कौन है और यहाँ क्या लेने आया है। शरद एक भला लड़का था। वह रीना से सच्चा प्रेम करता था, इसलिए इस स्थिति में भी वह निडर खड़ा रहा और बोला, हम दोनों प्रेम करते हैं भैया, बस मिलने के लिए आया था। आपको आपत्ति है तो मैं अभी चला जाता हूँ। शैलेश ने बेबाकी से अपनी बात रख दी। घर में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। आया अपनी मर्जी से है पर जाएगा मेरी मर्जी से। तेरे जैसे लफंगों को तो मैं पुलिस में दूंगा, वही तेरा इलाज करेगी। तू भागकर जाएगा कहाँ? और उसने पुलिस को फोन लगा दिया। शैलेश ने भागने की कोई कोशिश भी नहीं की। इतने में पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दे गया। शरद ने रीना को अंदर कमरे में ठेल दिया और खुद पुलिस का इंतजार करने लगा। पुलिस आई और शरद ने थानेदार को कह दिया कि शैलेश एक आवारा लड़का है जो उसकी बहन रीना के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था। थानेदार शैलेश को पकड़कर थाने ले गया। शरद एक एडवोकेट था। उसने बार एसोसिएशन से कहकर हड़ताल करवा दी। न्यायपालिका और पुलिस में वकीलों का ही बोलबाला होता है और इनमें इन्हीं की चलती है। शैलेश को कोर्ट में पेश किया गया। एक कटघरे में रीना खड़ी थी और दूसरे में शैलेश। दोनों आमने सामने थे। रीना गर्दन नीची किए खड़ी थी मगर शैलेश के चेहरे पर मुस्कान थी। कोर्ट में मौजूद लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। आजकल के युवक कितने बेशर्म हो गए हैं। अपराध करने पर भी कैसे बेशर्मी से हंस लेते हैं। ये कोई शर्मो हया नाम की चीज बची ही नहीं है। ऐसे लोगों को कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। बेचारी एक अबला का जीवन दुश्वार कर दिया है। इस दुष्ट ने शैलेश खड़ा खड़ा सब बातें सुनकर रहा था। सुन तो रीना भी रही थी मगर वह ऐसा अभिनय कर रही थी कि जैसे उसे कुछ होश नहीं है। इतने में जज साहब डायस पर आकर बैठ गए। कोर्ट में शांति व्याप्त हो गई। सरकारी वकील और शरद ने दलील शुरू की। शैलेश का कोई वकील नहीं था। उसके पिता ने वकील कर भी दिया था मगर वकालतनामा पर शैलेश ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। जज ने एक बार फिर पूछा, कोई वकील करना चाहोगे? शैलेश ने दृढ़ता के साथ इनकार में गर्दन हिला दी। जज ने कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए रीना से पूछा, क्या इसने तुम्हारे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था? रीना ने नीची गर्दन किए हुए ही हाँ में गर्दन हिला दी। अब जज ने शैलेश से पूछा, क्या तुम इस आरोप को स्वीकार करते हो? कोर्ट में एक पल को निस्तब्धता छा गई। हर निगाह शैलेश की ओर उठ गई। रीना जो अभी तक नीची गर्दन किए खड़ी थी, उसने भी शैलेश की ओर देखा। जाने क्या था उन निगाहों में कि शैलेश के अधरों पे फिर से मुस्कान तैर गई। चेहरे पर तेज आ गया और सिर उन्नत हो गया। एकदम शांत और गंभीर आवाज में शैलेश ने कहा, जी जज साहब, मैं समस्त आरोप स्वीकार करता हूँ। जज हैरान थे। आज तक किसी आरोपी ने अपना कोई अपराध स्वीकार नहीं किया था, जबकि कईयों के अपराध सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गए थे। तब भी वे आरोपों से इनकार करते रहे। मगर यहाँ तो और कोई साक्ष्य नहीं था, केवल रीना के बयान थे। जज ने एक बार फिर पूछा, आरोप स्वीकार करने का अंजाम तुम्हें पता है क्या? जी जज साहब, मैंने अपराध किया है तो मुझे सजा भी मिलनी चाहिए। जज आगे कुछ कह पाते इससे पहले रीना रोते हुए बोली, क्षमा करें जज साहब, अपराधी ये नहीं, अपराधी तो मैं हूँ। मैं प्रेम को जान नहीं सकी। आज मुझे शैलेश ने प्रेम का मतलब समझाया है। शैलेश ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि मैंने तो उसे बहुत उकसाया भी था। मेरा भाई अचानक आ गया था, इसलिए मैं घबरा गई थी और भैया की बातों में आकर शैलेश पर झूठा इल्जाम लगा दिया। अगर सजा का कोई हकदार है तो वह मैं हूँ। मैंने एक सच्चरित्र, शालीन, संस्कारवान युवक पर झूठे इल्जाम लगाकर न केवल उसकी और उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, अपितु उसका जीवन भी तबाह कर दिया है। अतः
मैं सजा की वास्तविक हकदार हूँ। रीना का चेहरा यद्यपि आंसुओं में डूबा हुआ था, मगर वह अब उस सूरज की तरह दैदीप्यमान हो रहा था जो ग्रहण से बाहर निकल आया था। अब उसके अधरों पर एक स्मित मुस्कान बिखर रही थी। अब वह शैलेश की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत कर रही थी। नहीं जज साहब, ये मोहतरमा झूठ बोल रही हैं। मैंने इनके साथ दुर्व्यवहार किया है और ये मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रही हैं। मैं अपराधी हूँ, मुझे दंड दीजिए। इस बार पहली बार शैलेश के स्वर में चिंता झलक रही थी। ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट को पता चल चुका है कि सच क्या है और झूठ क्या है। प्रेम वह नहीं है जिसमें केवल अपना सुख तलाश किया जाता है। प्रेम तो वह है जो अपने प्रेमी के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देता है। शैलेश एक सच्चा प्रेमी है। उसने अपनी प्रतिष्ठा, कुल की मर्यादा और अपना जीवन सब कुछ दांव पर इसलिए लगा दिया कि जिससे वह प्रेम करता है उसकी इज्जत पर कोई आंच न आने पाए। और इसी सच्चे प्रेम ने रीना को झकझोर दिया। वह समाज से डर रही थी, लेकिन शैलेश के प्रेम ने उसे हिम्मत दी, उसका हौसला बढ़ाया और उसने सबके सामने प्रेम को स्वीकार कर लिया। यही अमर प्रेम है और इसी की ही जीत होती आई है। अब तक शैलेश निरपराध है और कोर्ट इसे बाइज्जत बरी करती है। शैलेश और रीना दोनों जने कोर्ट परिसर में ही आलिंगनबद्ध हो गए।